शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये है बेटे आपकी बुक का वो पेज जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते क्या हैं। तो बेटे लफ्ज़ जो रेडियो एक्टिव निकला है ना, ये रेडियो का मानी होता है रेडिएशंस। यहाँ पे आप इसका मानी क्या लेंगे जी, रेडिएशंस, यानी ऐसे आइसोटोप जो रेडिएशंस को एमिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब सवाल ये है कि आखिर वो रेडिएशन को एमिट क्यों करते हैं। तो बेटे उसकी वजह ये होती है कि कुछ आइसोटोप होते हैं अनस्टेबल। जब वो अनस्टेबल होते हैं तो उन्हें अपनी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ता है। इसलिए वो एनर्जी को रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज़ करते हुए खुद को क्या करते हैं जी, स्टेबल करते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जी रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे आइसोटोप जो रेडिएशन एमिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब हाइड्रोजन की मिसाल को डिस्कस करते हैं और साथ ही समझते हैं कि कौन से आइसोटोप होंगे अनस्टेबल और कौन से होंगे स्टेबल। तो आइए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो देखें जी, सबसे पहला आइसोटोप हमने कल पढ़ा था हाइड्रोजन का, प्रोटियम, जो कि मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में भी होता है। प्रोटियम में क्या था जी कि एक प्रोटॉन था और एक ही क्या था जी, इलेक्ट्रॉन था। अगर हम बात करें दूसरे आइसोटोप की इसकी, तो क्या था, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक क्या था, इलेक्ट्रॉन। जबकि तीसरे की बात करें, अब यहाँ पे देखें ना, ड्यूटेरियम में क्या है, बिल्कुल बैलेंस अमाउंट में है, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, न्यूट्रॉन है। लेकिन जो ट्रिटियम है ना, उसकी अगर हम बात करें तो एक प्रोटॉन है जबकि दो क्या है जी, न्यूट्रॉन। समझने की बात यह है कि ट्रिटियम में एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अमाउंट बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा फर्क है। ऐसे आइसोटोप जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अमाउंट बैलेंस में नहीं होती बल्कि उनमें काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, उन्हें हम बोलते हैं जी अनस्टेबल आइसोटोप। और अनस्टेबल आइसोटोप में क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर उनको स्टेबल होने के लिए रेडिएशंस को एमिट करना पड़ता है, और जो वो रेडिएशन एमिट करते हैं ऐसे आइसोटोप को हम क्या बोलते हैं जी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। यानी जो हाइड्रोजन की मिसाल के हिसाब से बात करें तो ट्रिटियम एक ऐसा आइसोटोप है जो कि क्या है जी, अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अमाउंट का बैलेंस इंतहाई ख़राब है, इसलिए ये रेडिएशन को एमिट करेगा। उसके बाद बात करते हैं जी रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। तो जब भी कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशंस को एमिट करता है ना, तो वो खुद को तोड़ के किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट कर लेता है, और साथ में क्या होती है, इस दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है। इसको बोलते हैं जी रेडियो एक्टिव डिके। डिके का मानी होता है टूटना। यानी ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं, ये खुद को तोड़ते हुए किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं। आपकी बुक में मिसाल दी गई है कि यूरेनियम एक आइसोटोप है, जब उसका रेडियो एक्टिव डिके होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, थोरियम में। थोरियम कौन है जी, एक और एलिमेंट है। यूरेनियम एक और एलिमेंट था, यानी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया जब यूरेनियम का हमने क्या किया जी, रेडियो एक्टिव डिके किया। अब इस दौरान काफ़ी सारी एनर्जी भी साथ में क्या हुई थी, एमिट हुई थी, जिसको हम बोलते हैं कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद देखें, अब जब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूरेनियम का डिके हुआ, तो इसके बाद दो सूरतें थी। या तो जो नया एलिमेंट बना है वो स्टेबल हो पहले ही, या ये भी हो सकता है कि वो स्टेबल नहीं होगा, बल्कि उसको स्टेबल होने के लिए मजीद रेडिएशंस को एमिट करना पड़ेगा। अब इस केस में जो थोरियम का एलिमेंट बना है यूरेनियम से, वो फिर क्या है जी, अनस्टेबल है। तो उसको स्टेबल होने के लिए मजीद क्या करना पड़ा जी, एनर्जी को, रेडिएशंस को एमिट करना पड़ा। इसलिए वो मजीद एनर्जी को एमिट करते हुए बेटे टूट के बनेगा किसमें, प्रोटेक्टिनियम में। क्या था वो, यानी पहले स्टेप में वो था यूरेनियम, और यूरेनियम के टूटने से क्या बना, थोरियम। और थोरियम मजीद अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए मजीद रेडिएशन को एमिट करेगा, और वो किस में टूटेगा फिर बाद में जी, प्रोटेक्टिनियम में। और साथ में जो एनर्जी भी रिलीज होगी। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं बेटे कि जब रेडियो एक्टिविटी के होता है तो एक एलिमेंट से जब दूसरा एलिमेंट बनता है तो वो स्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर स्टेबल होगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होगा तो उसको मजीद एनर्जी को रिलीज करते हुए खुद को स्टेबल करना पड़ेगा और किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे जी एप्लीकेशंस, यानी इस्तेमालात रेडियो एक्टिव आइसोटोप के। तो जो पहला इस्तेमाल होता है जी, वो होता है जी मेडिकल इमेजिंग में, जिसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि टेक्टेनियम को इस्तेमाल करते हैं, टेक्टेनियम 99 को, किसके लिए, ब्रेन और लंग स्कैन। इसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव फ्लूइड को लिक्विड फॉर्म में रेडियो एक्टिव आइसोटोप को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है। तो उसके बाद डॉक्टर्स एक स्पेशल कैमरा की मदद से चेक करते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का जो हमने फ्लूइड डाला है वो किस सीमत में जा रहा है, किस तरह से जा रहा है। तो उसकी मूवमेंट को देखते हुए, ट्रैक करते हुए हम क्या कर सकते हैं जी, तशखीस कर सकते हैं स्पेसिफिक मर्ज की। जैसे कि ब्रेन की बात हो रही है यहाँ पे या लंग्स की बात हो रही है, तो इनकी तशखीस के लिए ये काम आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद बेटा देखना है आप लोगों ने रेडियो एक्टिव या रेडियो कार्बन डेटिंग। मेरे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसको भी अच्छे से समझ। मुख्तलिफ जानदारों में ना कार्बन 14 का जो आइसोटोप है ना, इसकी अमाउंट हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है जब वो जिंदा होते हैं उससे नहीं।
मुख्तलिफ जानदारों में कार्बन 14 जो कि आइसोटोप है कार्बन का, और ये भी क्या है जी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसकी रेडिएशंस मुख्तलिफ जानदारों में क्या होती हैं, एमिट होती रहती हैं, ठीक है। अब जब तक वो जानदार अलाइव होते हैं, जिंदा होते हैं, तो ये रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा मकदार में एमिट होती हैं। लेकिन जब उनकी डेथ होती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये रेडिएशंस की एमिशन क्या होती है, कम होती जाती है। तो इस चीज़ को हम स्टडी करते हुए किसी भी जानदार की डेथ को कितना अरसा हो गया, ये पहचानना हमारे लिए आसान हो जाता है। वो कैसे होता है बेटे, अभी हम देखते हैं। आपको एक मिसाल देना चाहूँगा, लेकिन ये सिर्फ मिसाल है, ठीक है। इसको एक्चुअल से आप रिलेट कर लेना, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि बिलफर्ज एक जानदार था। जब वो अलाइव था, जिंदा था, तो उसमें 100 रेडिएशंस पर ईयर एमिट होती थी। बेटे मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उस जानदार की डेथ होगी तो साइंटिस्ट ने क्या देखा भाई, कि पहले साल में उसमें कितनी आ गई रेडिएशंस, 90, यानी 10 कम होगी। अगले साल में 80, उसके अगले साल में कितनी होगी जी, 70। अब इस चीज़ का उन्होंने हिसाब लगाया, ठीक है बेटे। यानी उन्होंने ये देखा कि भाई अगर बिलफर्ज एक जानदार था जो कि जब अलाइव था तो उसमें कितनी रेडिएशन आ रही थी, 100 थी, लेकिन डेथ के बाद सालाना 10 रेडिएशंस कम हो रही हैं। अब बिलफर्ज ये डाटा उन्होंने निकाल लिया किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद, ठीक है। अब इसी को वो फॉलो करेंगे बाकी तमाम जानदारों के लिए भी। अब देखें, बिलफर्ज उन्होंने एक जानदार को देखा जिसकी डेथ हुई थी, और वो देखना ये चाह रहे थे कि उसकी डेथ को कितना अरसा हो गया। और जब उन्होंने देखा तो उसमें रेडिएशन कितनी एमिट हो रही थी कार्बन 14 की, पर्स कर लें 50 एमिट हो रही थी, ठीक है। अब उन्होंने देखे बेटे, ये देखा होगा कि यार अगर इनके सालाना 10 रेडिएशन कम हो रही हैं, जब जिंदा थे तो कितनी थी, 100 थी, तो अगर इस टाइम 50 है तो मतलब ये है कि इनको 5 साल तो हो गए होंगे, क्योंकि एक साल में कितनी कम हुई, 10, तो 5 सालों में 50 कम हुई होंगी। यानी इस जानदार की डेथ को कितना टाइम गुजर गया जी, 5 साल गुजर गए। तो ये बेटे मेथड होता है। ये मिसाल को मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको एक्चुअल में नहीं लेना, बल्कि बस समझने के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, इस मेथड को हम बोलते हैं जी कार्बन डेटिंग। यानी हम कार्बन डेटिंग को इस्तेमाल किसी भी जानदार की डेथ को कितना अरसा हो गया है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, यानी बिजली घरों में, या फिर बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इंडस्ट्रियल में भी इस काफ़ी सारी एप्लीकेशन है इनकी, ठीक है। रेडिएशंस एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन आयोनाइज एटम। बट इसको भी समझना है कि जब हम किसी भी एलिमेंट पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को फॉल करवाएंगे, गिरवाएंगे, तो उनकी जो रेडिएशन फॉल करेंगी ना उनके ऊपर, तो वो रेडिएशन उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक देंगी। अब जरा सोचिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, यानी वो पॉजिटिव आयन बनता है। जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो वो कौन सा आयन बनता है, नेगेटिव वाला आयन बनता है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जब हम किसी एलिमेंट के ऊपर गिराते हैं तो इनसे जो रेडिएशन एमिट होती है ना, वो उस एटम में से, उस एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या आयन ना बन गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप की एक एप्लीकेशन ये भी है कि ये चीज़ों को आयोनाइज करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ये आयोनाइज भी करवा सकते हैं। उसके बाद जी मिसाल दी है रेडियम की बेटे, और साथ में सोडियम की बात की है, तो ये दोनों मिसालें खुद पढ़ सकते हैं। एक इसका छोटा सा ड्रॉबैक भी है, वो ये है कि क्योंकि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आयोनाइज करते हैं चीज़ों को उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के उनको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका नुकसान ये है कि अगर हम किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में या किसी जानदार में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये खतरा रहता है कि ये उन चीज़ों को भी आयोनाइज करवा देंगे जिनको हम आयोनाइज करवाना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये इनका एक लिमिटेशन होती है, ये ड्रॉबैक है इनका। और उसके अलावा बेटे मेटल्स की या धातुओं की अगर हमने स्ट्रेंथ देखनी हो, तो उसको देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से कंक्रीट, यानी कि जो छतें सीमेंट की बनी होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ को देखना हो तो उसके लिए भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेटे इनकी चंद एप्लीकेशन थी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की। और एंड पे है जी आपके लिए उर्दू का मफहूम, यानी अगर आप इस टॉपिक में से किसी चीज़ को उर्दू में समझना चाह रहे हैं तो आप इस पेज को पढ़ते हुए समझ सकते हैं। और एट द एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक में से आ सकते हैं। ये था जी आज का लेक्चर। अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।